So today we are going to start a revision of current electricity. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस रेस्ट पे थे. जब चार्जेस मूव होते हैं तो दे कंस्टिट्यूट अ करंट. लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दैट जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली द मटेरियल इन्वॉल्व इज अ कंडक्टर. तो हम लोग मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे बिकॉज ओनली मेटल्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स और दे कैन हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन. तो होता क्या है इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईएमएफ, मतलब हमने एक्सटर्नल बैटरी नहीं लगाई, एक्सटर्नल सेल नहीं लगाया. इस केस में दिस रेड डॉट्स दे आर आयंस. आयंस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेटल्स ने अपना इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन भी अगर मेटल्स ने फ्री कर दिया तो ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करेगा. और पॉजिटिव चार्ज डोमिनेट करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे they are positive ions. These red dots are ions or there are free electrons. जब आपने कोई EMF नहीं लगाया, कोई एक्सटर्नल सेल नहीं कनेक्ट किया है, तो in that case what happens is, इस केस में electrons they move but they move in random direction. तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है, they are randomly moving. तो they are randomly moving, right? So if I look at any section, any cross section of this conductor, अगर मैं किसी एक सेक्शन को देखता हूं तो इस सेक्शन से जितने भी इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट क्रॉस होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एट एनी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम राइट टू लेफ्ट भी क्रॉस होंगे, राइट? सो देयर विल बी नेट करंट जीरो. मतलब विदाउट अप्लाइंग एनी बैटरी इलेक्ट्रॉन्स आर स्टिल मूविंग बट इलेक्ट्रॉन्स के पास सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं है. तो किसी भी एक सेक्शन के थ्रू जितने इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं उतने ही राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, मतलब ओवरऑल कैंसलेशन है. सो देयर इज नो नेट करंट इन द सर्किट, इन द कंडक्टर. व्हाट हैपेंस इज, अगर हमने एसी कंडक्टर को एक सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्ट कर दिया, so if I connect a source of EMF, right? So in this case what happens is, एक बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, तो what will happen? This electrons which were moving randomly, now they will move from negative terminal towards positive terminal of the battery या cell जो भी कनेक्ट किया है आपने, right? Now the motion is डायरेक्शन ओरिएंटेड, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन है और इस केस में जो वेलोसिटी होगा उसको आप बोलोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, राइट? तो वी विल हैव करंट. अब इस चैप्टर में हम लोगों को स्टार्ट करना है फ्रॉम किरचॉफ्स लॉज. तो किरचॉफ्स लॉज, इसके लिए हमको कुछ बेसिक चीजें पता होने चाहिए, जैसे नंबर 1 व्हाट इज जंक्शन. जब हम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पे करंट या तो मीट होगा या तो करंट स्प्लिट होगा. सो दोस पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क like this point P is called as junction. So junction is any point where current can meet or from where current can split. This is junction. So पहले आपको बताना चाहिए कि जंक्शन क्या होता है. मतलब इट इज जस्ट लाइक, जैसे हम रियल लाइफ में बोलते हैं रेलवे जंक्शन. क्या होता है? ट्रेन्स फ्रॉम मेनी डायरेक्शन कम एंड दे गो इन मेनी डायरेक्शन आल्सो. तो सेम चीज है, करंट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सर्किट, दे कैन ईदर मीट देयर और दे कैन स्प्लिट फ्रॉम दैट पॉइंट. उसको जंक्शन पॉइंट बोलते हैं. तो कुछ कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए. सो जंक्शन क्या है आपको ये चीज पता होनी चाहिए. उसके बाद you should know what is a branch. तो what is a branch? अब ब्रांच मतलब किसी भी दो जंक्शन पॉइंट के बीच का जो सर्किट होगा उसको बोलते हैं ब्रांच.
मान लेते हैं हमारे पास एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, सो आई हैव वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट समथिंग लाइक दिस, राइट। तो ये P पॉइंट हमारे पास जंक्शन है, Q पॉइंट जंक्शन है, तो P और Q के बीच में जो कुछ भी कंपोनेंट लगाया होगा, जो कुछ भी होगा, कंपोनेंट नहीं भी होगा, कैपेसिटर होगा, रजिस्टर होगा, कुछ नहीं होगा, राइट। तो दिस इज कॉल्ड एज, कुछ नहीं होगा मतलब सिर्फ वायर होगा, तो वायर का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस है, एनीवेज। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रांच, ओके। पार्ट ऑफ द सर्किट बिटवीन टू जंक्शन पॉइंट्स इज कॉल्ड एज ब्रांच। तीसरा, यू शुड नो व्हाट इज अ लूप। लूप मतलब एक सर्किट में क्लोज्ड पाथ। तो लेट अस से आई हैव दिस सर्किट, तो ऑलरेडी सर्किट ड्रॉ किया है। इस सर्किट में जो क्लोज्ड पाथ है, दिस इज दैट क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट। सो दिस क्लोज्ड पाथ इन द सर्किट इज कॉल्ड एज लूप, राइट। तो ये कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। नाउ इफ यू नो बेसिक्स, तो फिर आप किरचॉफ्स के फर्स्ट लॉ की बात कर सकते हो, जिसको हम लोग करंट लॉ भी बोलते हैं। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ विच इज कॉल्ड एज करंट लॉ और विच इज कॉल्ड एज जंक्शन लॉ। तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ हमको सिर्फ इतना ही बताता है दैट टोटल करंट, मान लेते हैं ये हमारे पास एक जंक्शन पॉइंट है यहाँ पे, दिस इज दैट जंक्शन पॉइंट लेट अस से। तो पॉइंट P is a junction point, so point P is a junction point। मान लेते हैं कि यहाँ पे करंट I1, I2 और I3 ये करंट एंटर कर रहा है, एंड I4 ये करंट लीव कर रहा है, I5 करंट लीव कर रहा है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ हमको क्या बताता है? किरचॉफ फर्स्ट लॉ हमको ये बताता है टोटल करंट एंटरिंग इक्वल टू टोटल करंट लीविंग द जंक्शन। मतलब summation of all the currents at a junction point is zero, right? तो sum of all the currents at a junction point is zero। सिंपल। इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज कंजर्व्ड है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? क्योंकि इसका मतलब ये होता है, देखो एक पॉइंट पे समेशन ऑफ करंट जीरो, एडिशन ऑफ ऑल द करंट जीरो, मतलब जितना करंट अलग अलग रूट से आया वो पूरा का पूरा वहां से लीव कर गया। इसका मतलब क्या होता है कि वहां पे चार्जेस जमा नहीं हो रहे हैं, देयर इज नो नेट एक्यूमुलेशन ऑफ चार्जेस, राइट। सो इन शॉर्ट, किरचॉफ फर्स्ट लॉ यू कैन राइट इट लाइक दिस, द total current entering the junction is equal to total current leaving the junction, that is Kirchhoff's current law or Kirchhoff's junction law or Kirchhoff's first law। and by sign convention, देखो टोटल करंट को जीरो होना है तो हम I1, I2, I3, I4, I5 सब करंट्स को तो पॉजिटिव रख नहीं सकते, क्योंकि फिर एडिशन जीरो होगा नहीं। तो बाय कन्वेंशन आपको कुछ साइन कन्वेंशन यूज करने होते हैं। तो पहला साइन कन्वेंशन ये है, करंट्स एंटरिंग द जंक्शन, currents entering the junction is taken to be negative, is taken to be negative। Second, currents leaving the junction, sorry, currents entering the junction are taken to be positive, are taken to be positive, and currents leaving the junction, leaving the junction are taken to be negative, are taken to be negative। इसका मतलब ये I1, I2, I3 ये एंटर कर रहे हैं जंक्शन में, जंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, दिस आर ऑल पॉजिटिव। और I4, I5 they are leaving the junction, hence they will be taken to be negative, okay। इसका मतलब मैं किरचॉफ्स जो स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, समेशन ऑफ ऑल करंट्स जीरो, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 minus I4 minus I5 equal to 0। Therefore, you can write I1 plus I2 plus I3
इक्वल टू I4 प्लस I5, ऐसा भी लिख सकते हो आप। इसका मतलब आप बोल सकते हो सम ऑफ करंट्स एंटरिंग is equal to sum of currents leaving the junction, right? So this is all about Kirchhoff's first law। बहुत easy था ये, आपको सिर्फ इतना बताता है टोटल समेशन ऑफ करंट्स एट द जंक्शन इज जीरो। तो जितना करंट आया उतना करंट बाहर गया, और जो करंट जंक्शन की तरफ आ रहे हैं they are taken to be positive, जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं they are taken to be negative। so this is what it is। नेक्स्ट लॉ इज किरचॉफ्स लूप लॉ, या फिर किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, या तो इसको किरचॉफ्स लूप लॉ भी बोलते हैं, इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। So three names, just like in the first case, Kirchhoff's first law, Kirchhoff's junction law, Kirchhoff's current law, यहाँ पे Kirchhoff's second law, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's loop law। तो यहाँ पे हम लोग ये लूप पे अप्लाई करने वाले हैं। सो लेट्स से हमारे पास एक सर्किट है, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है मान लेते हैं। दिस इज अ सर्किट दैट वी हैव, एंड यहाँ पे एक बैटरी होगी मान लेते हैं, यहाँ पे दूसरा बैटरी है मान लेते हैं, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। लेट्स जस्ट अज्यूम, ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन है। नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, समथिंग लाइक दिस। A B C and D, okay, E and F, R1 R2 माइनस प्लस। आपको ये पता होना चाहिए जब मैं ऐसा माइनस प्लस लिखता हूं तो करंट इज गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में होता है कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट I1 ऐसा जाएगा, I2 ऐसे जाएगा यहाँ से। तो इस ब्रांच में मतलब EF ब्रांच में I1 प्लस I2 करंट मिलेगा। सो करंट I1 करंट I2 E पॉइंट पे दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पे आएंगे E2F में, यहाँ पे करंट हो जाएगा I1 प्लस I2, फिर F पॉइंट पे वापस स्प्लिट हो जाएंगे I2 और I1, राइट। अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, सबसे पहले क्लोज लूप लेना पड़ेगा। ओके, ये क्या बताता है हमको? ये बताता है कि समेशन ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ ईएमएफ प्लस ये ईएमएफ है तो यू कैन राइट इट एज ई, और यू कैन राइट इट एज कैपिटल ई और एप्सिलॉन जैसे भी नोट करना हो, प्लस समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स इक्वल टू जीरो इन अ क्लोज्ड लूप। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, किरचॉफ्स लूप लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ आपको इतना ही बताता है, समेशन ऑफ ऑल द सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। पहले तो ये बताना चाहिए कि सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू ड्राइव करंट, है ना। द सम ऑफ ऑल द ईएमएफ, एक बैटरी लगाई होगी, दो लगाया होगा, तीन लगाया होगा, चार लगाया होगा, डजंट मैटर। ये E1 है, ये E2 है मान लेते हैं, ओके, प्लस समेशन ऑफ ऑल द पोटेंशियल ड्रॉप्स। देखो नॉर्मली क्या होता है कि अभी फॉर एग्जांपल हमको रिमोट कंट्रोल चलाना है ना, किसी भी चीज का रिमोट कंट्रोल होगा तो उसका रेजिस्टेंस होगा, उसको मैंने एक सेल कनेक्ट किया है विद ईएमएफ ई, राइट। तो विथ टाइम इस सेल का पावर कम हो जाता है ना, मतलब एनर्जी पर यूनिट टाइम कम हो जाता है। मतलब बेसिकली हो क्या रहा है, जो इस सेल में एनर्जी था वो इस लोड ने यूज किया उसके ऑपरेशन पर परफॉर्म करने के लिए। तो हम क्या बोलेंगे, हम तो यही बोलेंगे ना, जो ईएमएफ हमने दिया था
उसने क्या किया, उसने बेसिकली यहाँ पे आके वोल्टेज ड्रॉप हुआ, मतलब उसने बेसिकली करंट को ड्राइव किया, है ना। एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक सेल लगा रहे हो तो सेल का एनर्जी वो रेजिस्टेंस ही यूज करने वाला है। इफ यू आर कनेक्टिंग अ सोर्स ऑफ ईएमएफ across a load resistance, then the energy of the source of EMF will be used by that load resistance. वही है किरचॉफ सेकंड लॉ। सिर्फ किरचॉफ सेकंड लॉ में ऐसा क्यों बोला है समेशन, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा सेल्स हो सकते हैं एक सर्किट में, आपके पास एक से ज्यादा कंपोनेंट्स हो सकते हैं एक सर्किट में, राइट। तो जितने भी सोर्सेज लगाए उन सबका एडिशन, जितने भी कंपोनेंट उसको यूज कर रहे हैं उसका एडिशन इक्वल टू 0। सिर्फ इट टर्न्स आउट दैट पोटेंशियल ड्रॉप जो हम लोग लेते हैं वो नेगेटिव आता है, और बताऊंगा मैं कैसे नेगेटिव आता है, तो उसके लिए भी साइन कन्वेंशन है। सो दिस शुड बी वेरी क्लियर, इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सिंपल। हमने जितने भी सोर्स ऑफ ईएमएफ मतलब सेल लगाए हैं उसका जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगा वो कौन यूज करेगा, उस लूप में, उस क्लोज्ड लूप में जितने भी कंपोनेंट्स होंगे वही यूज करने वाले हैं। तो लॉजिकली इट इज वेरी सिंपल थिंग। इसके साइन कन्वेंशन होते हैं। अब साइन कन्वेंशन मतलब क्या, हमको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना है या हमको कोई इक्वेशन बनाना है तो यू नीड टू फॉलो सम रूल्स, उसको बोलते हैं साइन कन्वेंशंस। Sign convention number 1. If you are tracing the circuit in the direction of conventional current, then the potential drop across resistance is taken to be negative. मतलब वापस से मैं बेसिक एग्जांपल पे आ जाता हूं। हमारे पास एक ब्रांच था, ब्रांच में एक रेजिस्टेंस है और करंट फ्लो हो रहा है I। ये ब्रांच है लेट अस से AB। तो अब ट्रेसिंग मतलब क्या होता है, देखो बात ऐसी है, ये ब्रांच ए बी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में ये ब्रांच ए बी आया, ओके। अब मान लेते हैं, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन ले लेते हैं इसका। मुझे इस सर्किट को सॉल्व करना है, देखो मैं इंटेंशनली ऐसे वर्ड यूज करता हूं, सॉल्व करना है, क्योंकि दिस इज साइंटिफिक वे ऑफ स्पीकिंग। साइंस कर रहे हैं तो लैंग्वेज भी वैसा लगता है यहाँ पे। सॉल्व करना मतलब क्या, सॉल्व करना मतलब यहाँ पे करंट की वैल्यू हो सकता है फाइंड करने के लिए बोला हो सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला हो। तो दैट इज व्हाट यू मीन बाय सॉल्विंग अ सर्किट, ओके, राइट। तो हमको जब इस सर्किट को सॉल्व करना है मतलब रिस्पेक्टिव पैरामीटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है, V होगा, I होगा, R होगा, जो भी फाइंड करना होगा, तो दो डायरेक्शन से हम ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेस मतलब मैं सर्किट को देख रहा हूं, मैंने देखना स्टार्ट किया डी से, मैं बोलूंगा मैं डी से ए जाऊंगा, ए से बी जाऊंगा, बी से सी जाऊंगा, सी से डी जाऊंगा। दिस इज वन वे ऑफ ट्रेसिंग अ सर्किट। कोई और होगा, मे बी योर फ्रेंड डजंट लाइक क्लॉकवाइज, वो बोलेगा नहीं आई विल गो एंटी क्लॉकवाइज, मैं डी से सी ट्रेस करूंगा, सी से बी ट्रेस करूंगा, बी से ए ट्रेस करूंगा और ए से डी ट्रेस करूंगा। तो इन दोनों ट्रेसिंग में मतलब फॉलोइंग द पाथ इज ट्रेसिंग, राइट। तो हमने दो डिफरेंट पाथ फॉलो किए। डिफरेंस क्या था, जब आप डी टू सी, डी टू ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी ऐसा आ रहे थे, तो आप सर्किट को करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे थे, क्योंकि देखो करंट है ना, जब आप उल्टी डायरेक्शन में जा रहे थे मतलब यू आर मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, डी टू सी, सी टू बी, बी टू ए, मतलब यू आर गोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। गुड। तो इसलिए हमको रूल बनाने पड़ते हैं। तो रूल नंबर 1, अगर मैं करंट की डायरेक्शन में ट्रेस कर रहा हूं, तो इफ आई एम ट्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज टेकन टू बी नेगेटिव। क्योंकि अब यहाँ पे जब रेजिस्टेंस पे पहुंचोगे आप, सो व्हेन यू रीच रेजिस्टेंस, आपको पता है रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। क्यों ड्रॉप होता है, क्योंकि एनर्जी यूज होगा रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में, इसलिए पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, राइट। तो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा यहाँ पे। तो बाय रूल, बाय साइन कन्वेंशन,
if the direction of tracing is same as that of conventional current, क्योंकि इलेक्ट्रॉन करंट भी होता है, so is same as that of conventional current, then the potential drop across resistance is taken to be negative, ओके। बट अगर आप करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हो तो इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, तो इट इज otherwise it is taken to be positive, मतलब if you are going against the current, अगर आप B to A जा रहे हो तो आप पोटेंशियल ड्रॉप लिखोगे IR, अगर आप A to B जा रहे हो तो आप लिखोगे -IR, तो दैट इज अ रूल। अब जब मैं इस सर्किट को ट्रेस कर रहा था तो फिर ये सोर्स ऑफ ईएमएफ भी तो आया वहां पे, तो आई ऑल्सो हैव अ सोर्स ऑफ ईएमएफ, तो इसके लिए भी रूल है। फिर इसके लिए क्या रूल है कि जब भी हम ईएमएफ को ट्रेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सी से डी जा रहा हूं, तो मैं जंप कर रहा हूं नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पे, तो मैं ईएमएफ पॉजिटिव लूंगा। अगर मैं डी से सी जा रहा हूं तो मैं पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल पे जंप कर रहा हूं बैटरी या सेल के, तो मैं ईएमएफ को नेगेटिव लूंगा। सो ये सेकंड रूल है। सो व्हाइल ट्रेसिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ is taken to be positive if it is traced from negative terminal to positive terminal, और उल्टा भी ट्रू है। मतलब जब आप बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो तो आप ईएमएफ को नेगेटिव लोगे, ऐसा भी है, राइट। तो ये दो साइन कन्वेंशन है। एक साइन कन्वेंशन है रिगार्डिंग पोटेंशियल ड्रॉप, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हो तो नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो पॉजिटिव। दूसरा रिगार्डिंग ईएमएफ, सोर्स ऑफ ईएमएफ, मतलब बैटरी को आप नेगेटिव से पॉजिटिव में ट्रेस कर रहे हो तो ईएमएफ पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव में ट्रेस कर रहे हो तो ईएमएफ नेगेटिव होगा। गुड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट यू हैव लर्नड, ऑफ कोर्स ये किरचॉफ सेकंड लॉ के एग्जांपल्स वो हो जाएंगे जब हम लोग आगे अगले टॉपिक का थ्योरी देखेंगे। तो next topic that you must have learned is Wheatstone's bridge. Wheatstone's bridge. अब प्रॉब्लम ये आता है कई बार कि Wheatstone's bridge पे अगर क्वेश्चन आ गया तो लिख नहीं सकते, लिखने का प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि समझ लो पहले तो कि करना क्या है, इसका यूज क्या है। Wheatstone's bridge is a device that is used to measure unknown resistance. ओके हमारे पास एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसको मेजर करना है। उसको मेजर करने के लिए जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं Wheatstone's bridge. Wheatstone's bridge consists of 4 resistances R1, R2, R3, R4 in the form of a quadrilateral. तो पहले मैं यहाँ पे दिखा देता हूं। ओके तो ऐसा है
यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है और यहाँ एक रेजिस्टेंस है. Well, this space will be not sufficient, so I will go to next page. So we have something like this. We have resistance R1, R2, R3. ये होती है गड़बड़. R1, R2, R3 यहाँ पे होता है. दिस इज R3 और ये होता है R4. तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल विद दिस, अदरवाइज बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा. देन लेट अस से दिस इज A जंक्शन हियर, ये B है, ये C है, ये D है. नाउ सॉरी, अब व्हाट यू डू इज, आप किसी भी दो डायगोनली अपोजिट जंक्शन से A या C या फिर B या D, तो किसी भी दो डायगोनली अपोजिट जंक्शन से आप सोर्स ऑफ EMF मतलब बैटरी को कनेक्ट करते हो. तो आप यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करोगे वाया अ की. So you have a battery here connected via a key, ऐसा. Okay, and you have a galvanometer between the opposite two opposite diagonals. Okay, तो यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर लगाने वाले हैं. कर लियो अज्यूम ऐसा. तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर होगा, मतलब जिस दो डायगोनली अपोजिट जंक्शन से आपने EMF कनेक्ट किया है, सोर्स ऑफ EMF, उस दो को छोड़ के जो बचे हुए दो जंक्शन है उनके बीच में आप गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर रहे हो. व्हाट इज गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर वेरी स्मॉल करंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर. तो बहुत स्मॉल करंट मेजर होता है. आगे हम सीखेंगे गैल्वेनोमीटर क्या होता है, वी विल सी. नाउ जैसे ही की के को क्लोज किया, करंट स्टार्ट्स मूविंग, करंट आई. ए पॉइंट पे आके करंट स्प्लिट हो जाएगा I1 और I2, राइट. नाउ व्हाट हैपेंस इज वेरी इंटरेस्टिंग. बी पॉइंट और डी पॉइंट अगर ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है, if point B and point D are equipotential points, they are at equal potential, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा फ्रॉम B to D और D to B, मतलब गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं फ्लो होगा. बाय द वे, अगर पोटेंशियल B पे ज्यादा है D से तो करंट B to D जाता है. अगर पोटेंशियल ज्यादा है D पे तो करंट D to B जाता है. So current always flows from a point of higher potential to lower potential. ये ऐसा ही है जैसे heat always flows from higher temperature region to lower temperature region. तो ऐसा ही है ये. Current always flows from a point of higher potential to a point of lower potential. ये पता होना चाहिए. Okay, but as I am telling you, if potential at point B and potential at point D are same, current through galvanometer is zero. So Ig is zero. Okay, current through galvanometer is zero. जब करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो होगा तो हम बोलेंगे कि व्हीटस्टोन्स ब्रिज इज इन बैलेंस कंडीशन. तो इसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन. दिस इज कॉल्ड एज बैलेंस्ड कंडीशन. और जब बैलेंस कंडीशन होगा तो हमको एक इक्वेशन मिलता है R1 by R2 equal to R3 by R4.
और एज आई टोल्ड यू कि व्हीटस्टोन ब्रिज यूज कहाँ करते हैं, टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। तो ये जो R1/R2 इक्वल टू R3/R4, ये जो इक्वेशन बना है, इसमें चार में से एक रेजिस्टेंस अननोन होगा, तीन रेजिस्टेंसेस नोन होंगे, तो हम चौथा फाइंड कर सकते हैं। ओके, नाउ ये जो बैलेंसिंग कंडीशन है, ओके, दिस इज कॉल्ड एज बैलेंसिंग कंडीशन। इस बैलेंसिंग कंडीशन को डिराइव कैसे करते हैं, लेट अस सी। हमको ये कंडीशन डिराइव करनी है R1/R2 इक्वल टू R3/R4। तो आप क्या करोगे, आप दो लूप लोगे, लेट अस से A B D A, राइट, A B G D A। अब आपको ट्रेसिंग करना है तो आपके ऊपर है, आप कैसा भी करो, आप ऐसे ही बोल सकते थे A D B A। आप ऐसा भी ले सकते हो, आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो, इट इज एब्सोल्युटली फाइन, डजंट मैटर विच डायरेक्शन ऑफ ट्रेसिंग यू आर टेकिंग। आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि साइन कन्वेंशंस प्रॉपरली अप्लाई करो। तो मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा ए से बी, बी से जी, जी से डी, डी से ए। ये एक लूप हो गया। ओके, सिमिलरली मैं दूसरा लूप लूंगा, सी सी टू बी, B to G, G to D and back to C। तो हम लोग लूप ले रहे हैं फ्रॉम लूप A B G D A। एज यू सी, जब मैं A से B जा रहा था तो ट्रेसिंग का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो बाय किरचॉफ्स लॉ, लूप लॉ, potential drop will be taken to be negative, तो माइनस I1 R1 प्लस, माइनस क्यों लिया, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और ट्रेसिंग का डायरेक्शन सेम है, तो माइनस लेते हैं। ये आ गया आपको ए बी ब्रांच से, बी जी डी ब्रांच, डी जी डी ब्रांच विल कॉन्ट्रीब्यूट जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट डी ये इक्वल है, तो करंट तो फ्लो होगा नहीं, करंट फ्लो होगा नहीं तो करंट इंटू रेजिस्टेंस मतलब आई जी इंटू जी, ये जीरो है क्योंकि करंट है ही नहीं गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि बी और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल पे थे, तो सेम पोटेंशियल पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो तो होता नहीं। तो ये आपको मिल गया बी जी डी ब्रांच से, प्लस प्लस ये जो पार्ट है आखिरी डी टू ए, अगर आप देखोगे डी टू ए जब आप जा रहे हो तो आप आई टू के अगेंस्ट जा रहे हो, तो प्लस लिया जाएगा, तो आई टू आर थ्री इक्वल टू जीरो। ये आया आपका डी से ए ब्रांच में, देयरफॉर आपको मिलेगा आई टू आर थ्री इक्वल टू I1 R1, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली आप लोगे एक लूप फ्रॉम लूप, विच लूप, फ्रॉम लूप C B G D C, राइट। तो इस लूप में अगर आप देखोगे, ये करंट I1 B पे आया और B से C पे गया, क्योंकि B से D की तरफ तो करंट गया नहीं है। सिमिलरली I2 जो है A से D आया, D से सीधा C की तरफ गया। तो जब मैं लूप C B G D C को ट्रेस करूंगा, तो B से C जा रहा हूं मैं, सॉरी C से B जा रहा हूं मैं, तो C to B, if you are going C to B, you are going against I1, तो potential drop will be taken as positive I1 R1 प्लस जीरो। ये आपको मिला C to B, जीरो आपको मिला B G D में, मतलब B G D में, क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो नहीं हुआ। फिर जब आप D से C जा रहे थे, तो D से C जो है वो माइनस I2 R2 आएगा, माइनस I2 R2 आएगा, R4 आएगा, सॉरी,
दिस इज फ्रॉम डी टू सी दैट इज इक्वल टू 0। तो आपको मिलेगा I1R2, ये I1R2 इक्वल टू I2R4, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 था आपके पास I1R1 इक्वल टू I2R3। तो जब आप इसको डिवाइड कर दोगे, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दोगे, तो I1R1 अपॉन I1R2 इक्वल टू I2R3 अपॉन I2R4, कैंसल 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 कैंसल। तो आपको मिल गया R1/R2 इक्वल टू R3/R4। आ गया हमारे पास बैलेंसिंग कंडीशन। सो वी हैव ऑब्टेन्ड बैलेंसिंग कंडीशन। तो बहुत सिंपल सा केस है, एक्सट्रीमली सिंपल फिजिक्स वी हैव अप्लाइड हियर। कुछ नहीं है, आपको व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है ये पता होना चाहिए, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये पता होना चाहिए, एंड देन यू शुड नो व्हाट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करेक्ट। लिखते वक्त एग्जाम में एक स्ट्रक्चर फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, फिर कंस्ट्रक्शन समझाना होता है, उसमें लिखना होता है, फिर उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल। तो डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल में आपको बताना होता है कि आप क्यों यूज करते हो इसको। सो इट इज यूज टू फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस। उसके बाद आप उसका वर्किंग प्रिंसिपल के बाद उसका आप बेसिकली वर्किंग लिखते हो। वर्किंग प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल ऑन विच इट वर्क्स, और वर्किंग मतलब एक्चुअल पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, या जैसे इक्वेशन हमने डिराइव किया है। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट डाउन इन एग्जाम्स। ओके, देन अब इसका एप्लीकेशन भी है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का एक एप्लीकेशन ये है जिसको आप लोग बोलते हैं मीटर ब्रिज। सो वी कॉल इट एज मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्यों? पहले तो मीटर इसके लिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 मीटर लेंथ का वायर यूज करते हैं, इसलिए मीटर। ब्रिज क्योंकि ये व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो इसका बेसिक पहले समझ लो कंस्ट्रक्शन। इसमें आप 2 L-शेप्ड कॉपर प्लेट्स लगाते हो, 2 L-शेप्ड कॉपर प्लेट्स लगाते हो। सो यू हैव 2 copper plates which are L-shaped, like something like this. Or then you have in between here a straight plate, ये भी कॉपर प्लेट है, स्ट्रेट है, ओके। एंड देन यू हैव वायर हियर, 1 मीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर है। अब 100 सेंटीमीटर के वायर के बाद इसके नीचे, इस वायर के नीचे स्केल माउंटेड होता है, और फिर यहां से वायर आप लेके आपको जहां कनेक्ट करना है, जहां कनेक्ट करना है मतलब यहाँ पे आपको पावर सप्लाई देना पड़ेगा, मतलब सोर्स ऑफ ईएमएफ लगाना पड़ेगा। तो यू अप्लाई अ ईएमएफ सोर्स समवेयर हियर, देन अ की एंड देन अ रियोस्टेट। तो मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ, डिटेल्ड डायग्राम यू विल फाइंड इन बुक्स, एंड एज यू रिमेंबर दिस इज अ रिवीजन क्लास, so we don't have that much of time to do detail everything. तो ऐसा है, यहाँ पे रियोस्टेट है, तो डायग्राम आप देख लेना। अब हम लोग करते क्या है, ये कॉपर प्लेट C1 है, ये कॉपर प्लेट C2 है, ये कॉपर प्लेट C3 है। तो इफ यू सी प्रॉपरली, यहाँ पे 2 गैप बन गए, लेफ्ट गैप और राइट गैप। तो नॉर्मली हम लोग लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस हमको फाइंड करना है, जो अननोन है X, वो लगाते हैं। राइट गैप में हम लोग एक ऐसा रेजिस्टेंस लगाते हैं जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब इसकी वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं। ये है A पॉइंट, ये है लेट अस से C पॉइंट। तो लेट मी टेक डायग्राम ऑफ मीटर ब्रिज, क्योंकि हमको कंपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो मीटर ब्रिज मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। तो नाउ एज यू सी,
ए, ये ए, ये सी, ये सी। ओके, अब ए और बी, यहां पे बी पॉइंट था, तो ए और बी पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इस पॉइंट को बी पॉइंट बोल देता हूं, दिस इज पॉइंट बी। तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है x1, मतलब ये हो गया आपका R1। एक्स रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस इज R1। ओके, फिर B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस है, मतलब ये रेजिस्टेंस हो गया आपका R2। B और C मतलब ये B पॉइंट यहाँ पे, ये C पॉइंट यहाँ पे, तो B और C के बीच में एक रेजिस्टेंस, A और B के बीच में एक रेजिस्टेंस, मतलब R1 और R2 का काम हो गया। अब B से एक गैल्वेनोमीटर निकलता है जो D पे जाता है, तो B से एक वायर निकाल के उसको गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके एक जॉकी के थ्रू, जॉकी मतलब टच करते हैं, पॉइंटर होता है उसको, वो स्लाइड होता है पूरे वायर पे, इट कैन स्लाइड फ्रीली, वो स्लाइडिंग होता है अरेंजमेंट। गुड, तो ये आ गया आपका D पॉइंट। नाउ इफ यू कैन सी, A और D, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है, डी और सी के बीच में एक रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे तो वायर है, ए और डी के बीच में वायर है, डी और सी के बीच में भी वायर है, ये वायर का रेजिस्टेंस होगा, तो इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो R3 बनेगा, और इस डी से सी के बीच का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R4 बनेगा, राइट। तो नाउ यू नो कि व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ब्रिज, क्योंकि ये एग्जैक्टली व्हीटस्टोन्स ब्रिज ही है, दिस इज नथिंग एल्स बट अ व्हीटस्टोन्स ब्रिज। लेट अस से ये जो वायर एसी लिया है मैंने, उसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ अभी कितना है, ये आपके पास 100 सेंटीमीटर का वायर है, मीटर ब्रिज है ना। तो ये जो वायर है इसका यूनिट लेंथ में 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस है, उसको बोलते हैं रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो सिग्मा जो है ये रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, ये इंपॉर्टेंट है। टोटल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इज रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। ओके, 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस, 1 सेंटीमीटर में कितना रेजिस्टेंस, मैं ऐसा बोल रहा हूं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका तो पहले वर्किंग प्रिंसिपल समझ लो। क्या होगा कि सबसे पहले आप ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर ए पे टच करोगे, ये गैल्वेनोमीटर है, ये गैल्वेनोमीटर का 0 है, ए पे टच करोगे, ए पे टच किया तो गैल्वेनोमीटर दिया रीडिंग 1 एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर। मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं। फिर ये ए गैल्वेनोमीटर का वायर मैंने सी को टच किया तो मुझे मिल रहा है 2 माइक्रो एम्पियर, मतलब डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इज ऑन द सेम साइड, सेम साइड, सेम साइड मतलब 0 के एक ही साइड पे है, तो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, मतलब ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस था इसको अब चेंज करना पड़ेगा। देखो अल्टीमेटली मैं क्यों बता रहा हूं ऐसा, व्हीटस्टोन्स ब्रिज यूज करने के लिए क्या कंडीशन थी, गैल्वेनोमीटर से करंट 0 होना चाहिए। अब जब मैंने ए पॉइंट पे वायर को टच किया और सी पॉइंट पे इस जॉकी को मतलब टच किया, ए पॉइंट पे या सी पॉइंट पे जॉकी को टच किया, और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन दोनों केस में सेम साइड पे आ रहा है, तो 0 होगा कैसे, 0 हो ही नहीं सकता क्योंकि डिफ्लेक्शन सेम साइड पे था। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने अब ये जो रेजिस्टेंस है, कौन सा रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसको चेंज करेंगे। फिर हम ए पॉइंट पे टच करेंगे और जॉकी को ए पॉइंट पे टच करेंगे, गैल्वेनोमीटर में रीडिंग देखेंगे। अब हमको गैल्वेनोमीटर के जो रीडिंग है वो -1 मिल गया, मतलब ऑन द नेगेटिव साइड, -1 होगा, -2 होगा, -0.01 होगा, -0.001 होगा, आई डोंट केयर, नेगेटिव है। फिर मैंने जॉकी को सी पॉइंट पे टच किया, मुझे पॉजिटिव रीडिंग मिला, मतलब नाउ वी आर गुड टू गो, अब हम लोग एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि डिफ्लेक्शन इज ऑन अपोजिट साइड ऑफ द 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम
इस जॉकी को, ये जो जॉकी है यहाँ पे स्लाइडर है, ये स्लाइडर को हम अलग अलग पॉइंट पे टच करके देखेंगे और हम लोग इसको तब तक स्लाइड करते रहेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो नहीं हो जाता। मान लेते हैं गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हो गया, उसको बोल दिया पॉइंट डी। मान लेते हैं ये जो गैल्वेनोमीटर में करंट जीरो हुआ तब ए से डी का डिस्टेंस था Lx, तो D से C का डिस्टेंस बचेगा 100 माइनस LX। क्यों? क्योंकि अगर ये डिस्टेंस में लेंथ ले रहा हूं, मतलब अगर लेंथ में Lx बोल रहा हूं तो टोटल लेंथ ऑफ वायर था 1 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर, मतलब 100 माइनस Lx आ जाएगा। मतलब गैल्वेनोमीटर में रीडिंग जीरो मतलब बैलेंस हो गया ब्रिज, ब्रिज बैलेंस हो गया मतलब ये अब सर्किट में नहीं है क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है। मतलब अब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंसिंग कंडीशन मतलब R1 बाय R2 इक्वल टू R3 बाय R4 यूज कर सकता हूं। R1 क्या था? X था। R2 क्या था? R था। R3 क्या है? R3 है रेजिस्टेंस ऑफ लेंथ AD, क्योंकि इतने पार्ट का रेजिस्टेंस है R3। R4 क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC, रेजिस्टेंस ऑफ वायर DC। ओके, तो ये कैसे फाइंड करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ वायर एडी? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ कितना था वायर का? Lx, एडी का लेंथ था Lx, तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब ओहम पर मीटर और Lx मतलब मीटर, कैंसिल कैंसिल मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस मिल गया, राइट। इसलिए मैंने पहले ही ओहम पर मीटर मतलब सिग्मा रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ डिफाइन कर दिया था। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको मिलेगा सिग्मा 100 माइनस LX, तो ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ एडी वायर, ये आ गया रेजिस्टेंस ऑफ DC वायर। ओके, तो नाउ कैंसल कैंसल, तो X इक्वल टू LX अपॉन 100 माइनस LX इंटू R। ये वेरिएबल रेजिस्टेंस हमने ही सेट किया था, हमको वैल्यू पता होगी। ये Lx और 100 माइनस LX हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इस वायर के नीचे एक स्केल लगा हुआ है जहां से आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हो। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ Lx एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ R यू कैन फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस X। सो दिस इज हाउ मीटर ब्रिज वर्क्स। तो ऐसा है मीटर ब्रिज का वर्किंग, इतना इजी, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। ओके, so we are good for today. We will stop here for today. In the next session I will take potentiometer and its uses, मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी 2 लेक्चर में खत्म होता है रिवीजन।